ये सब लोग अपना मोबाइल में ये यहाँ पे लिंक पे आइए, ये इकोनॉमिक सर्वे। ओपन किए? सबका आ गया? उसको क्लिक कीजिए इकोनॉमिक सर्वे को एक बार। ये पेज आएगा वो क्लिक करने के बाद। और यहाँ पे आपको फिर देखिए, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है कि जितना भी हर पेज में पीडीएफ लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए ये सब एक, सबसे पहले जो पूरा अगर डाउनलोड करना है, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे पूरा डाउनलोड करना है तो यहाँ लिंक है इकोनॉमिक सर्वे, डाउनलोड इकोनॉमिक सर्वे। ये जो पीडीएफ लिंक यहाँ पे दिख रहा है आपको मोबाइल में सही से दिखेगा, ये पूरा आपको डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, अलग अलग चैप्टर्स होते हैं। जैसे जो इकोनॉमिक सर्वे मतलब ये 2-4 पन्ने का चीज नहीं है, ये टोटल 400-500 पन्ने का आता है, ठीक है। मतलब वो एक तरह का ये बुक होता है। इकोनॉमिक सर्वे के अंदर अगर पूरा स्टडी करेंगे ना तो बहुत मोटा बुक बन जाएगा। तो एक्चुअल में इकोनॉमिक सर्वे का ये जब डाउनलोड करेंगे आप फुल कंटेंट, तो इस टाइप का ये इसका कवर पेज है, ठीक है। इंडिया का मैप बना हुआ है, एक बार डाउनलोड कीजिए उसको। डाउनलोड किए हैं सब लोग? नहीं, सब लोग नहीं, जा सब जगह मतलब एटलीस्ट हर बेंच पे सब, सबको दिख रहा है ना, विजुअल है ना सबको। क्या होगा, 1 फरवरी 2022, मतलब इस साल का जब बजट पेश किया गया तो 1 फरवरी को पेश किया गया। और इसका पीरियड क्या हुआ बजट का? बजट का पीरियड था 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक का, ठीक है। अब बजट क्या होता है, हमेशा भविष्य के बारे में बात करते हैं लोग बजट के अंदर, कि आने वाला टाइम में क्या करना है या आने वाले वर्ष में क्या करना है, ठीक है। मतलब बेसिकली हम बोल सकते हैं कि ये बजट जो होता है वो फ्यूचर प्लान होता है, गवर्नमेंट का फ्यूचर प्लान है आने वाले साल के लिए क्या क्या करना है। लेकिन आपको अगर ये जानना है कि जो बीत गया वर्ष, बीता हुआ वर्ष कौन सा हो, जैसे ये क्या हो गया, 2021 हो गया, इसको क्या, सॉरी ये कैसे गलत यहाँ पे लिख दिया, ये 2022, ये 2023। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि ये 22-23 का बजट बता रहा है आपको, ठीक है। मतलब आने वाला जो वर्ष है उसके बारे में डिटेल बताया गया है बजट में कि गवर्नमेंट का ये प्लान है, ऐसा ऐसा काम करना है। लेकिन जो बीता हुआ वर्ष है, बीता हुआ इसके पहले वाला वर्ष कौन सा गुजरा, 2022, इस वर्ष में क्या क्या आर्थिक घटना घटा उसके बारे में एक्चुअल डेटा देता है, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है, बजट क्या है, एस्टिमेटेड डेटा है, मतलब अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐसा करेंगे, ठीक है। तो बजट एक अनुमानित डेटा है जो फ्यूचर के लिए हम लोग प्लान करते हैं। और इकोनॉमिक सर्वे में क्या होता है कि वो पिछले वाला जो वर्ष है उसमें क्या क्या आर्थिक घटना घटा रियलिटी में, उसके बारे में ये बताता है, ठीक है। ये एक बेसिक डिफरेंस है सबसे पहला। तो यहाँ पे आप देखेंगे इकोनॉमिक, जब बजट हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पे लिखा गया था क्या, तो ये स्क्रॉल कैसे होगा, देखिए तो बजट में जो लोग पढ़ रहे थे तो वहां पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, 22-23 का, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे क्या है, 21-22 का, ठीक है। तो ये पिछले वाले वर्ष में क्या क्या घटना घटा, आर्थिक घटना, उसके बारे में ये बताएगा। तो स्क्रॉल कैसे करेंगे, ये तो स्क्रीनशॉट होगा।
ठीक है, तो यहाँ पे आपको आपको जब बजट पढ़ा रहे थे उसमें आपको बता रहे थे क्या कि बजट जो बनाया जाता है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, और हिंदी में आर्थिक सर्वे, सॉरी आर्थिक कार्य विभाग उसका नाम है, उसी के द्वारा बजट बनाया जाता है और इकोनॉमिक सर्वे वही बनाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये जो डिपार्टमेंट है इसका हिंदी में तो ये इसी डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि ये डिपार्टमेंट इसको प्रिपेयर कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कंटेंट आ गया, ये पेज नंबर 5 है। ठीक है, यहाँ अब क्या है कि ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है ये अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइडेड होता है, जहाँ पे आपको लिखा मिलेगा कि चैप्टर 1 जो है ये है, इसका नाम क्या है, स्टेट ऑफ इकोनॉमी है। ठीक है, दूसरा चैप्टर फिजिकल डेवलपमेंट, तो अभी हम लोग जो जो पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, उसका बहुत सारा जो डेटा होगा ये फिजिकल डेवलपमेंट पे आपको मिल जाएगा। तो ऐसा करके अलग अलग चैप्टर है। एक्सटर्नल सेक्टर, एक्सटर्नल जो भी आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में कुछ भी आपको डेटा चाहिए या क्या क्या भारत में घटना घटा है उसका आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, ऐसे करके ये मॉनेटरी मैनेजमेंट है, तो मतलब समझ लीजिए किससे रिलेटेड है, आरबीआई बैंकिंग से रिलेटेड है, मतलब हर चैप्टर का कुछ ना कुछ चैप्टर से लिंक होगा। ठीक है, इसमें देखिए सारा बैंकिंग के बारे में दिया हुआ है। अगला है प्राइस और इन्फ्लेशन, मतलब जो इन्फ्लेशन का जो चैप्टर है, जो मुद्रास्फीति महंगाई का जो भी बात हुआ है वो सारा इसके अंदर दिया हुआ है। इसके बाद डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर रिलेटेड यहाँ पे है। ये इंडस्ट्री के लिए चैप्टर है, ये इंडस्ट्री हो गया अलग सेक्टर और सर्विस हो गया अलग सेक्टर, ये सर्विस सेक्टर के बारे में है। फिर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसा करके अब वहां तक चैप्टर हो गया। ठीक है, तो चैप्टर एक बार मोबाइल में भी देख लीजिए, तो यहाँ पे आपका टोटल कितना चैप्टर बता रहा है ये, टोटल 11 चैप्टर है। ठीक है, से- 27 नंबर चैप्टर डायरेक्ट खुलेगा, ये 27 नंबर पेज। इसके अंदर देखिए ये फिर कुछ पेज होता है जिसके अंदर दिया रहता है कि क्या क्या शॉर्टकट या क्या क्या टर्म यूज किया गया शॉर्ट में। तो बेसिक बहुत सारा शॉर्टकट जो है उसको आप यहाँ पे फुल फॉर्म देख सकते हैं जो इकोनॉमी रिलेटेड होता है। जैसे कुछ कुछ है, जैसे देखिए जैसे ये कमिटी है सीसीई है, ये कमिटी आपको आगे चल के पढ़ना है कि ये कमेटी का क्या काम होता है। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारा आपको इसके अंदर आप एक बार देख लीजिएगा, जो जो इम्पोर्टेंट लग रहा है एक नजर फेरिएगा, वो सब सारा का आपको यहाँ पे फुल फॉर्म मिल जाएगा। या जो भी मतलब आगे इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि आगे जो फुल फॉर्म जो भी शॉर्टकट यूज किए हैं, जो भी टर्म यूज किए उसका यहाँ पे सारा का फुल फॉर्म दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए कोई एग्जिम यहाँ पे दिया हुआ है, एग्जिम बैंक, एग्जिम का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक होता है इसका मतलब। ठीक है, जैसे हम लोग कल आपको एक टर्म हम लोग यूज करते थे, एफडी लिख रहे थे फिजिकल डेफिसिट को शॉर्ट में, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फिजिकल डेफिसिट को शॉर्ट में क्या हम लोग लिखते हैं, एफडी। अब ये जरूरी नहीं है कि इकोनॉमिक्स की है या इसके लिए ऐसा टर्म जो यूज किया गया है, मतलब ऐसा नहीं कि एफडी का मतलब वही होता है। ठीक है, ये सब देख लीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग चैप्टर पे। एक बार देख लीजिएगा, जो जो इंपॉर्टेंट लगेगा वो बहुत सारी चीज आपके काम का होगा। ठीक है, बहुत सारा इसके अंदर बहुत सारा गवर्नमेंट का जो स्कीम होता है उसका भी फुल फॉर्म यहाँ पे होगा। जैसे ओइस, जैसे यहाँ पे देखिए ये आपको जब आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे तो वहां पे एक ये आपको ओईसीडी आता है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड लेवल का, उसका क्या फुल फॉर्म है ये सब दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए सारा जितना भी योजना चलता है तो सारा योजना का यहाँ पे आपको डिटेल में देखिए, जैसे प्रधानमंत्री गरीब पे शॉर्ट में क्या लिखते हैं, ये सब कॉमन आपको, ये सब तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, कि शॉर्ट में क्या इसको बोलते हैं।
जितना भी योजना है, देखिए प्रधानमंत्री नाम से जितना योजना है सारा यहाँ पे आपको एक साथ दिया जाए। प्रधानमंत्री किसान योजना, यहाँ पे क्या मतलब है इसका, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसी योजना के तहत कितना 1000 रुपया मिलता है, 6000 रुपया मिलता है। तो सारा यहाँ पे देख लेंगे हम लोग। उसके बाद तो ये यहाँ पे पहला चैप्टर है स्टेट ऑफ इकोनॉमी। हाँ, और स्क्रॉल कीजिए, उसके बाद आ ही नहीं रहा है। तो हिंदी में नहीं आ रहा है, किस में, हिंदी में? देखिए एक्चुअल में क्या होता है ना, बता रहे हैं प्रॉब्लम क्या है, डॉक्यूमेंट इससे रिलेटेड वो आता है इंग्लिश में। उसके बाद क्या किया जाता है, उसको दे दिया जाता है ट्रांसलेटर को। ठीक है, अब उसको ट्रांसलेटर उसको ट्रांसलेट करेगा, और ट्रांसलेशन में हो सकता है कहीं ना कहीं गलती कर दे। ठीक है, तो कभी भी कोई भी चीज है ना, सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करता है, इंग्लिश में बनवाता है। इंग्लिश वाला डेटा आपको हर जगह परफेक्ट मिलेगा, कहीं एक गलती भी नहीं होगा। हो सकता है कहीं इंग्लिश और हिंदी में ये अंतर होता है, ऐसा देखा गया है कि कुछ सालों में कुछ आपको गलती मिल जाएगा कि हिंदी वाले में कुछ गलत दिया हुआ है या कुछ वर्ड गलत यूज कर लिया है। लेकिन ऐसा मतलब पूरा चैप्टर में मुश्किल से एक दो जगह ऐसा कहीं होगा। इनकेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बोलने का ये है कि जो इंग्लिश वाला होता है वो बेस होता है, उसी के ऊपर हिंदी वाला बनता है, मतलब उसको ट्रांसलेटर बनाता है। ऐसा नहीं कि हिंदी का अलग बैठता है बनाने के लिए और इंग्लिश वाला अलग बैठता है और उसको मैच करवाता है कि दोनों सही कि नहीं। पहले बनता है इंग्लिश में, वही फाइनल होता है और उसी को फिर ट्रांसलेट किया जाता है। ठीक है, इसके कारण आपको गलती मिल सकता है, तो उसके लिए ज्यादा कोई टेंशन नहीं लेना है। तो कभी भी इसलिए बोलते हैं, कभी भी जिनको भी हिंदी में करना है वो इंग्लिश वाला साथ में कभी भी, ये सब मतलब फुल फॉर्म ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी भी उसका जरूरत पड़ सकता है। अब देखिए ये चैप्टर आपको तो एटलीस्ट पढ़ना पड़ेगा। पूरे चैप्टर के अंदर आप कुछ पढ़ें या ना पढ़ें, ये एक चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा मतलब एटलीस्ट एक वन टाइम तो रीडिंग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पूरे इकोनॉमी के बारे में, मतलब पूरा जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में तरह से ये चैप्टर दिया हुआ है कि क्या क्या घटना है, नहीं है, सारा आपको डिटेल में यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारा चीज आपको मिलेगा। यहाँ से जब स्टार्ट करेंगे इससे इंट्रोडक्शन, देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन यहाँ से स्टार्ट किया गया है। तो बेसिकली अभी कोविड से संबंधित कुछ कुछ जरूर ज्यादा दिया हुआ है क्योंकि उसका प्रभाव है। तो इसके अंदर देखिए अब पूरा सब कुछ बहुत सारा आपको हर लाइन में एक डेटा मिल जाएगा। ठीक है, ये पूरे ग्राफ के माध्यम से यहाँ पे समझाया गया है जीडीपी में क्या हुआ, सब कुछ देखिए यहाँ पे डिटेल में दिया गया है कि लॉकडाउन में जीडीपी कैसे नीचे गया, क्या क्या सेकंड, सब कुछ दिया हुआ है चार्ट के अकॉर्डिंग। जीडीपी का क्या ग्राफ रहा और जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड का क्या रहा। इंडस्ट्री वाइज ट्रेंड दिया हुआ है। ठीक है, सारा जितना भी इंडस्ट्रीज है जो क्लासिफाई किया गया सबका ग्रोथ रेट दिया गया है यहाँ पे देखिए। ठीक है, एनुअल ग्रोथ बताया गया है कि कितना कितना परसेंट कहाँ पे रहा, किसी में माइनस में, किसी में प्लस में है। ठीक है, इसको एक बार कम से कम ये जरूर कर लीजिएगा कि अगर मान लेते हैं पूरा प्रिंट नहीं करवाते हैं तो ये जो जो फर्स्ट चैप्टर है स्टेट ऑफ इकोनॉमी, उसका प्रिंट आउट करवा लीजिए और उसको एक बार कम से कम पढ़ लीजिए। ठीक है, इसमें पूरे इकोनॉमी के बारे में एक तरह से समरी है ये पूरे बुक का। इसके अंदर बहुत सारा ग्राफ आपको दिख रहा है, सब कुछ है। आप जब पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन है तो आपको बहुत सारा अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस ये है कि आपको पेशेंस रख के पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारा टर्म हो सकता है आपको जो नया लगे, जो आपने कभी सुना नहीं होगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो उसके लिए घबराना नहीं है। जब पूरा इकोनॉमिक्स आप पढ़ लेंगे, हम लोग जब पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको फिर ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि इसका इस वर्ड का क्या मतलब होता है, क्योंकि धीरे धीरे चल चल के हर एक वर्ड का मतलब समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या अर्थ है। ठीक है, इसको जब तक पढ़ेंगे नहीं या इसमें टाइम नहीं देंगे आपको समझ में नहीं आएगा बहुत सारा चीज क्या क्या है। तो बेसिकली हम बस बता रहे हैं कि मतलब हमारा अभी काम नहीं है कि इसको पढ़ाना है। ठीक है, हम लोग का अभी ये काम है कि बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए कि कैसे चीजों को पढ़ना है। ठीक है, हर चीज बुक से नहीं होता है। अब वो जमाना चला गया है कि आप बुक से पढ़ लीजिएगा और आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। आपका जो नॉलेज होना चाहिए वो वाइड होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमको पढ़ना कैसे है। ठीक है, या कहाँ से पढ़ना है।
तो जो जो आपको हम साइट बताते हैं वो सब उसको सीरियसली लिया कीजिए और उसमें थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कीजिएगा, तो भी आपको नॉलेज भी आपका ब्रॉड होगा। तो बुक कितना भी पढ़ लीजिए, कोई आपको ब्रॉड नॉलेज नहीं दे सकता जो ये सब डॉक्यूमेंट आपको देगा, इसको अगर आप पढ़िएगा तो। ठीक है, यहाँ पे हर चीज को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया है, हर चीज आपको मिल जाएगा यहाँ पे। इसको अगर पढ़िएगा तो किसी मैगजीन का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये खुद में एक सारा सब जितना भी मैगजीन होता है या जितने भी बुक बनते हैं, सब डेटा यहीं से उठा के सब लोग कॉपी करते हैं। और इवन ऐसा भी हुआ है कि आपको डायरेक्ट इकोनॉमिक सर्वे का बहुत सारा डेटा जो इंपॉर्टेंट डेटा होता है उसको उठा के डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो वहां पे आपको कुछ ना कुछ ऐसा जरूर क्वेश्चन मिल जाएगा जो डायरेक्ट इकोनॉमी सर्वे से पूछ लिया गया है कि वहां पे क्या डेटा था। अगर डेटा जो मेन मेन डेटा देखा वो आराम से वो आंसर कर पाएगा। ठीक है, तो अभी तो इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, मतलब बेसिकली आप ओवरव्यू बेस कोशिश कीजिए ये कि जितना भी चैप्टर है सबको एक बार ओवरव्यू पढ़ लें। ओवरव्यू मतलब का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लें, पहला जो एक दो पन्ना होता है। और जो स्टेट ऑफ इकोनॉमी वाला जो है इसका जहां से जिस पेज तक है उसको देख लीजिए, वहां एटलीस्ट प्रिंट आउट करके उसको स्टडी कीजिए। ठीक है, आप पहली बार जब स्टडी करेंगे तो हो सकता है कुछ समझ में नहीं आए, आप जितना भी लिखा हुआ है कंटेंट उसका 10 से 20% ही समझ पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा होगा जब आपका नॉलेज जब कंप्लीट हो जाएगा या जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें आपको फिर आपको ये 100% समझ में आने लगेगा, या हो सकता है 90% समझ में आने लगे। तो बेसिक ये है कि आप ये सोचिएगा इकोनॉमिक्स के अंदर कि वन डे में हम पढ़ के पूरा सब कुछ समझ लेंगे, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हर जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपस से लिंक करता है। तो जब तक आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं मिलेगा तब तक ये सब चीज बहुत सारी चीज में आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो बेसिक ये आपको समझना है कि आज जितना आपको नॉलेज है इकोनॉमिक्स का, 2 महीने 3 महीने बाद ये नॉलेज और ज्यादा होना चाहिए। तो उस समय कोई भी डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? क्या था? हाँ फुल, तो इस जो ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है 400 पन्ने का, इसके अंदर बहुत जगह शॉर्टकट यूज किया गया है। जैसे एग्जांपल के लिए कहीं ना कहीं जरूर होगा, एक बार दिखा सकते हैं। जैसे सपोज सिंपल एग्जांपल ऐसा खोजना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है 0.2% ऑफ जीडीपी। अब जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है या क्या इसका फुल फॉर्म होगा, वो कहाँ मिलेगा आपको? वहां पे मिलेगा। ये तो हम लोग जानते हैं, ये कॉमन है इसलिए आपको पता है। लेकिन बहुत सारा ऐसा वर्ड है वहाँ पे डायरेक्ट, जैसे यहाँ पे जीडीपी यूज किया ना, यहाँ तो फुल फॉर्म लिखना चाहिए। कभी भी जैसे आप आंसर राइटिंग करते हैं तो वहाँ पे कैसे, जैसे मान लीजिए जीडीपी हमको लिखना है तो क्या डायरेक्ट जीडीपी हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं? कोई भी शॉर्टकट यूज किया जा सकता है या नहीं किया सकता है राइटिंग में? जैसे मान लीजिए हमको जीडीपी के बारे में लिखना है तो क्या तरीका होता है लिखने का? क्या करेंगे? कितना जगह लिखेंगे ब्रैकेट में? ठीक है, तो क्या तरीका होता है? जैसे मान लीजिए जीडीपी के बारे में हमको लिखना है तो जहां पे भी सबसे पहला बार यूज होगा तो वहां पे लिखना होगा ऐसे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, और ब्रैकेट में लिखना होगा ऐसे, मान लीजिए उसके बाद ब्रैकेट में लिखे जीडीपी। फिर एक बार वहां आपने डिनोट कर दिया कि इसका ये शॉर्टकट होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जीडीपी। कोई दिक्कत नहीं, उतना बस उतना ठीक है, तो बेसिक ये है कि मतलब आपको जब आंसर राइटिंग होता है तो वहां पे पहली बार हम लोग फुल फॉर्म लिखते हैं और शॉर्टकट उसका ब्रैकेट में लिख देते हैं, और उसके आगे फिर कहीं भी वो शॉर्टकट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे आवास योजना के तहत कितना कितना कंप्लीट हुआ है, आपको मान लीजिए इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, अगर वहां पे आपको आंसर राइटिंग करना है तो वहां पे ये आप डेटा देंगे तो आपका क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। इकोनॉमिक्स के अंदर देखिए क्या है ना कि आंसर राइटिंग सिर्फ कंटेंट पे नहीं जाता है कि आप जैसे मान लीजिए हिस्ट्री का, पॉलिटी का कोई भी आंसर करते हैं या कोई लिखते हैं तो वहां पे जो भी आपका नॉलेज है वो तो लिखते हैं, साथ में आपको इकोनॉमिक्स के अंदर डेटा भी लिखना होगा। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए संबंधित डेटा आपको देना होगा कि इस वर्ष में इतना ऐसे ऐसे था, तो ये जब डेटा आप अगर आप आंसर में लिख देंगे तो आपका जो आंसर है उसका क्वालिटी बढ़ जाएगा। बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, आप खुद सोचिए कि एक आंसर है, एक आंसर लिखा गया है जहाँ पे कोई डेटा ही नहीं है, और एक आंसर है जहाँ की कम से कम 3 4 डेटा गया, तो आप किसको बेटर मानेंगे? ठीक है,
तो इसको पढ़ना जरूरी है, इकोनॉमिक्स के अंदर ये मस्ट है। और दूसरा करंट अफेयर का पार्ट, कोई भी अगर रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है वो भी अगर आपने आंसर में आपने लिख दिया तो आपका आंसर और भी अच्छा बन जाएगा। ठीक है, तो इतना भी हम जो बताएं इसमें हमको अभी इसके बारे में हमको ज्यादा डील नहीं करना है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये ऐसे ऐसे यहाँ से डाउनलोड होता है, ये यहाँ पे पढ़ना है। अब ऑटोमेटिक जब खुद से आप पढ़ेंगे और समझ में आने लगेगा कैसे कैसे हमको पढ़ना है। ठीक है, ज्यादा बुक पे, इकोनॉमिक्स के लिए ज्यादा बुक पे रिलाई नहीं करना है। ठीक है, या बुक मैगजीन पे ज्यादा जोर नहीं देना है। करंट अफेयर अपना पार्ट को स्ट्रांग रखिए, और साथ में इकोनॉमिक्स का जो जो आपको लिंक बता रहे हैं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पढ़ना है वहां से पढ़ते रहिए। उसके बाद अंत में एक बार एनसीईआरटी पढ़िएगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिक सारा कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं इकोनॉमिक सर्वे। हेडिंग लिखिए। हिंदी में किसी का डाउनलोड हुआ है पीडीएफ? पूरा कितना पेज तक है वो? 147? नहीं, टोटल 400 होना चाहिए। आपको हो सकता है कुछ नेट का या मोबाइल का इशू होगा, वो देख के आप लोग। आप लोग ग्रुप है तो भेज दीजिए। जब यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे, तो इकोनॉमिक सर्वे जैसे क्या होगा, हमेशा पीछे वाला वर्ष का होगा। सबसे पहले हेडिंग लिख लिए हैं, आर्थिक सर्वेक्षण या आर्थिक समीक्षा। लिखिए इसके बारे में। आर्थिक समीक्षा हमें या आर्थिक सर्वेक्षण हमें अर्थव्यवस्था के विस्तृत आर्थिक घटनाओं का आर्थिक सर्वेक्षण हमें अर्थव्यवस्था के विस्तृत आर्थिक घटनाओं का विवरण देता है जो बीते वित्तीय वर्ष में हुआ हो। आप लैंग्वेज कैसे भी लिख के अपना चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज मैटर नहीं करता है। आप जैसे हम लिखवा दिए, जो मेरे मन में है वो हम बोल दिए। ठीक है, आप चाहें तो दूसरे लैंग्वेज में इसी चीज को लिख सकते हैं। इंग्लिश में लिखिए, इंग्लिश में है ना जी, लिखिए। इकोनॉमिक सर्वे गिव्स डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट, इकोनॉमिक सर्वे गिव्स या प्रोवाइड डिटेल डिस्क्रिप्शन अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज in Indian economy in last one financial year या in last financial year। लास्ट मतलब क्या, बीता हुआ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, ठीक है, बीता हुआ वर्ष या लास्ट फाइनेंशियल ईयर। अगले पॉइंट में लिखिएगा कि ये जो बनाता है, कौन बनाता है। अभी आपको देखें हम लोग डॉक्यूमेंट में, इकोनॉमिक सर्वे बनाने का किसका जिम्मेदारी है? वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग का। ठीक है, या डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का। तो इसको लिखिए, आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा बनाया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे इज प्रिपेयर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ब्रैकेट में लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। देखिए, अब जब बजट बनाया जाता है तो वहां पे ये मंत्रालय का जो विभाग है इसका फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि यही काम करेगा, सब कुछ यही तैयार करेगा। ठीक है,
लेकिन जब आर्थिक सर्वेक्षण बनता है तो ये अभी आपने लिखा कि बनाया तो जाता है सेम विभाग के द्वारा, लेकिन ये किसी न किसी के गाइडेंस में बनता है। मतलब यहाँ पे एक आदमी होता है या एक पोस्ट होता है, उसी गाइडेंस के अंतर्गत ये सारा कार्य होता है, उसके सजेशन पे ही सब कुछ बनाया जाता है। मतलब समझिए एक तरह से वो एक तरह से हर चीज को देखता है डिटेल में कि क्या सही है गलत है, जैसा बोलेगा वैसा इस डिपार्टमेंट को बनाना होगा। तो आपको पता होगा जैसे कुछ भारत में पोस्ट दिया गया है, जैसे सीडीएस का पोस्ट है। सीडीएस का पोस्ट का फुल फॉर्म क्या हो गया? सीडीएस का फुल फॉर्म क्या हुआ? चीफ चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ का हो गया। ठीक है। उसके बाद अजीत डोभाल हैं, क्या है वो, किस पोस्ट को बिलोंग करते हैं? एनएसए। उसका क्या फुल फॉर्म होता है एनएसए का? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो मतलब सिक्योरिटी संबंधित कोई भी एडवाइस लेना होगा गवर्नमेंट को या देना होगा गवर्नमेंट को, कौन देगा? तो जो भी एनएसए होगा। ठीक है। उसी प्रकार से मान लीजिए अगर इकोनॉमिक्स या आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक संबंधित या अर्थव्यवस्था संबंधित कुछ भी अगर हमको सजेशन लेना होगा तो ये कौन देगा? तो उसके लिए एक अलग से पोस्ट है, उसको क्या बोलते हैं? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ठीक है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मुख्य आर्थिक सलाहकार। तो वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है भारत का? ये एक इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है कि पूरे भारत में किसी एक आदमी ही बनता है। जैसे अजीत डोभाल सिक्योरिटी के लिए हैं, उसी प्रकार से आर्थिक मामले में कौन है, एक बार गूगल करके देखिए। ये सब चीज आपको देखिए, ये सब चीज पता होना चाहिए। अगर ये सब चीज नहीं पता है तो बहुत दिक्कत है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और ये सब चीज पता नहीं है कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है इंडिया का, वित्त सचिव कौन है, वित्त मंत्री कौन है, जो जो आपको ये सब देखिए, ये सब चीज बेसिक चीज है। ये अगर आप तैयारी करने आए हैं ना, अगर आप चाहते हैं कि आपको सही में एग्जाम देना है तो ये सब बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए प्रॉम्प्टली, जो भी संबंधित लोग हैं। तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो होता है उसी के सलाह पे या उसी के सजेशन पे ये सारा ड्राफ्टिंग होता है इसका। ठीक है। अगले पॉइंट में लिखिए, लिखिए आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण मुख्य आर्थिक सलाहकार के दिशा निर्देश के अंतर्गत बनाया जाता है, के दिशा निर्देश के अनुसार बनाया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे इज प्रिपेयर्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ, इकोनॉमिक सर्वे is prepared under the guidance of chief economic advisor. Economic survey is prepared, क्या लिखे थे, एक दो आगे का वर्ड बताइए। हाँ, इकोनॉमिक सर्वे इज प्रिपेयर्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। अब यहाँ पे आपको बताए थे कि बजट पेश करने का डेट क्या है। बजट कब पेश करते हैं हम लोग? फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी मंथ, ये हमारा रूल है। तो रूल ये बोलता है कि फर्स्ट वर्किंग डे जो भी फरवरी महीना का पहला दिन होगा, पहला कार्यकाल दिन, अगर संडे पड़ गया तो मंडे को होगा, तो उस दिन बजट पेश होगा। अब बात हुआ कि इकोनॉमिक सर्वे कब प्रेजेंट करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे को भी लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है, किसके द्वारा? वित्त मंत्री के द्वारा। तो वो कब होगा? तो ऐसा जनरली देखा जाता है, ऐसा मतलब जनरली ट्रेंड है कि इकोनॉमिक सर्वे जिस दिन प्रेजेंट होगा उसके एक दिन बाद बजट होता है। मतलब आप बोल सकते हैं कि बजट के एक दिन पहले क्या पेश किया जाता है? इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता है लोकसभा के अंदर। लेकिन ऐसा कहीं रूल नहीं है कि एक दिन पहले ही पेश करेंगे, ये हो सकता है 2 दिन ही पहले पेश करते हैं। मतलब बस रूल ये है कि आर्थिक सर्वेक्षण पहले पेश करना है, उसके बाद बजट पेश करना है। इसका बजट का एक फिक्स डेट होता है कि इस पर्टिकुलर जो पहला वर्किंग डे होगा उस दिन पेश करेंगे। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे कोई ऐसा डेट नहीं है, बस ये बोला गया है कि पहले पेश करना है। लेकिन आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि मैक्सिमम जितने भी गवर्नमेंट है अभी तक, वो हमेशा जस्ट एक दिन पहले प्रेजेंट करते हैं। लेकिन कभी कभी अपवाद भी होता है, ऐसा भी हुआ है कि 2 या 3 दिन पहले भी पेश किया गया है।
ठीक है, तो ऐसा किसी किसी बुक में लिखा गया है कि इकोनॉमिक सर्वे की एक दिन एक मतलब बजट पेश करने के एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता है, तो ये गलत है। ठीक है, बस नियम ये है कि पहले पेश करना है बजट के। तो लिखिए अगले पॉइंट में, बजट वित्त सॉरी आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्री के द्वारा बजट के पहले, या बजट के पहले मतलब ये नहीं कि पहले मतलब सेम डे में नहीं होगा, इसको कैसे लिखेंगे, बजट के पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। इकोनॉमी सर्वे लिखिए इंग्लिश में, इकोनॉमी सर्वे इज प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर इन लोकसभा बिफोर बजट। ये बस इंट्रोडक्शन लिखवा है, क्या होता है जनरली, एक कोई भी मतलब कोई नया एक इंसान है या कोई नया स्टूडेंट है, उसको जानकारी के लिए कि इकोनॉमिक्स सर्वे होता क्या है, उसका बस अब 4 लाइन लिखा गया है। ठीक है, आपको क्या करना है सपोर्ट में कि आपको ये इकोनॉमिक सर्वे पहला चैप्टर डिटेल में पढ़ना है, और जितना भी चैप्टर था सबका इंट्रोडक्शन डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, उतना भी अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको बहुत नॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद कुछ कुछ टर्म्स है जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, उसको एक एक करके देखते हैं। तो पहला एक टर्म लिखिए, डेट ट्रैप। जैसे मान लीजिए ऐसा न्यूज आया कि श्रीलंका डेट ट्रैप के अंदर फंसा हुआ है। ठीक है, तो हम इसका क्या मतलब समझेंगे, डेट ट्रैप क्या होता है। ठीक है, मतलब ये सब कुछ टर्म है जिसको डायरेक्टली यूज किया जाता है। तो डेट ट्रैप का मतलब क्या होता है, तो कर्ज में डूबा हुआ को नहीं बोलते, ये तो इंग्लिश का हिंदी कर देंगे तो इसको मतलब ये हुआ, लेकिन ऐसा एक्चुअल मतलब क्या होता है। डेट ट्रैप का मतलब क्या होता है, नाम से ही समझ में आया, ट्रैप मतलब आप फंस चुके हैं किस चीज में, उधार में। तो किस टाइप से फंसे हुए हैं, उसको कोई डेट ट्रैप मतलब किस टाइप से फंसे हुए हैं। सपोज कीजिए कि एक इंसान है, ठीक है, एक आदमी है, इसने किसी से 100 रुपया का लोन लिया। ठीक है, और उसको बोला कि हम 10% के ब्याज के साथ अगले साल रिटर्न कर देंगे। ठीक है, 1 साल गुजर गया, 1 ईयर गुजर गया, इंटरेस्ट रेट कितना था, 10%। तो अगले साल उसको पे कितना करना था, 110 रुपया। अब 110 रुपया इसको पे करना था, अब इसके पास 110 रुपया है नहीं। अब इसने क्या किया, इसके पास मान लीजिए कुछ पैसा नहीं है, 0 पैसा है, 110 वाले, लेकिन इसको रिटर्न भी करना है। तो ये अब क्या करेगा, किसी दूसरे पर्सन से ये क्या करेगा, 110 रुपया का कर्ज लेगा, और उसको भी ये बोल देगा कि हम आपको 10% के ब्याज के साथ 1 साल बाद रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो अगले साल कितना हो जाएगा, ये 110 के पहले 110 रिटर्न करना था, ठीक है, ब्याज के साथ। फिर अगले साल फिर वो किसी केस कैसे हो जाएगा, तो केस कैसे हो जाएगा, अच्छा, तो अगले साल कितना इसको पे करना है, 121। लेकिन अभी भी ये कंगाली है, ठीक है, मतलब इसके पास अभी भी कोई पैसा नहीं है। अब क्या कर सकता है ये, तो फिर से अगला वर्ष आएगा, फिर से 121 से उधार लेके, उसका मतलब क्या बेसिकली ये कर रहा है कि एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन ले रहा है, यही कर रहा है ना ये। फिर अगले साल ऐसे बढ़ते बढ़ते ये क्या हो जाएगा, एक टाइम आएगा ये बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा नंबर, ये मतलब आप इसको कब तक कैरी कर सकते हैं, एक लिमिट तक, 2 साल 4 साल 10 साल तक ऐसा कर सकते हैं। एक समय ऐसा आएगा कि आपको कोई मान लीजिए किसी का मतलब ये बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए बैंक भी किसी को एक सीमा तक, या कोई भी किसी को एक सीमा तक मदद करता है आर्थिक रूप से। ठीक है, अगर आप बैंक में जाएंगे तो एक लिमिट तक मदद करेगा,
कोई एक बड़ा व्यक्ति जाएगा तो उसको दूसरे लिमिट तक मदद करेगा, तो हर का एक लिमिट होता है। तो आपको कोई भी सपोर्ट करेगा तो एक लिमिट तक करेगा, तो आपको मान लीजिए 5 साल 6 साल आप चल जाएंगे एक लिमिट के अनुसार, लेकिन उसके बाद जब आपको देखेगा कि आप तो खाली उधारे ले रहे हैं, कोई आपका दिख नहीं रहा है कुछ भी, तो आपको हो सकता है सपोर्ट करने वाला मार्केट में आपको लोन भी देना कोई बंद कर दे। ठीक है, तो बेसिकली जब एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन हम लेते हैं, तो ऐसे सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं कि वो इकोनॉमी या वो अर्थव्यवस्था किस चीज में, डेट ट्रैप में है। जैसे इसका एग्जांपल बहुत सारे कंट्री हैं अभी रिसेंट में जो डेट ट्रैप में फंसा हुआ है, वो चाइना के डेट ट्रैप में। तो चाइना जनरली बहुत सारे कंट्री को डेट ट्रैप में डालता है। जैसे अभी रिसेंट एग्जांपल है श्रीलंका। श्रीलंका न्यूज में पढ़े हैं? श्रीलंका के बारे में कोई है करंट अफेयर का न्यूज? बताइए कौन है राष्ट्रपति? छोड़ दीजिए, समझ रहे हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का नाम बताइए। ठीक है, ठीक है, तो करंट अफेयर आप लोग अपना स्तर देखिए कैसा है। इसके बाद ये यहाँ पे बताने का ये है कि अभी श्रीलंका कैसा फंसा हुआ है कि उसके पास पैसा रिटर्न करने के लिए नहीं है। सेम कंडीशन आने वाला है किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान ने क्या किया है कि एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन ले रहा है, ऐसा वो भी कर रहा है। तो इससे आप कब तक बच सकते हैं? 1 साल 2 साल 4 साल, लेकिन एक समय आएगा जब आपका सारा सिस्टम ये ब्रेक कर जाएगा और आपको अल्टीमेटली अपना एसेट सेल करना पड़ेगा। एसेट सेल करना पड़ेगा मतलब क्या? जैसे चाइना ने क्या किया, श्रीलंका का पोर्ट को एक्वायर कर लिया 99 ईयर्स के लिए। क्यों कर लिया? क्योंकि वो उसका लोन वापस नहीं कर रहा था, तो बदले में उसने 99 ईयर्स के लिए उसका पोर्ट को ले लिया। ठीक है, तो जब तक अगर आप लोन रिपेमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा? आपका संपत्ति जाएगा। वो परमानेंट भी जा सकता है या कुछ फिक्स टर्म के लिए या ईयर्स के लिए जा सकता है। तो लिखिए, देखिए जब एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लिया जाए तो उस परिस्थिति को डेट ट्रैप कहा जाता है। और डेट ट्रैप को हिंदी में डेट ट्रैप ही लिखना होगा। ठीक है, उसको हिंदी में लिखना पड़ेगा, इसका कोई अलग से नहीं कि इसका हिंदी मीनिंग अलग, वर्ड अलग होता है। जब एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लिया जाए तो उस परिस्थिति को डेट ट्रैप कहा जाता है। जैसे वर्तमान में कौन सा एग्जांपल है? चाइना, सॉरी श्रीलंका। ठीक है, देखिए डेट ट्रैप इज अ कंडीशन when one loan is taken to pay other one. When one loan is taken to pay another one. देखिए हम लोग जो आपको हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो उसमें 100% आपको नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारा कुछ कुछ चैप्टर के अंदर ऐसा ऐसा टॉपिक है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक, जो आपको हो सकता है अभी समझने में थोड़ा परेशानी होगा। जब पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको तब वो सब चीज अगर आप पढ़ेंगे तो बेटर वे में समझ में आएगा, क्योंकि उसके बारे में जो भी संबंधित जानकारी हुआ सारा आपको मिल चुका है। ठीक है, तो बेसिकली ये है कि हम लोग जब इसको पूरा सिलेबस को कंप्लीट करेंगे तो बहुत सारा टॉपिक है जो छोड़ा गया है। ठीक है, जो जिसको समझना थोड़ा कठिन है उसको छोड़ देना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स ऐसे भी थोड़ा समझने में प्रॉब्लम करता है। अगर ज्यादा टफ लेवल पे जाएंगे तो जो पता चला जो समझ में आ रहा है वही समझ आना बंद हो गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए सिंपल, जैसे आप मान लीजिए क्लास में या अभी जैसे मान लीजिए आप स्कूल में आप मान लीजिए मैथमेटिक्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको बोला गया कि चैप्टर 1 के अंदर मान लेते हैं 25 क्वेश्चन है, आपको बोला गया कि आपको सारा को सॉल्व करके लाना है। तो जनरली ये ट्रेंड होता है, मतलब ये मानव का, किसी भी इंसान का ये नेचर होता है कि जैसे मान लीजिए एक बनाए, एक का आंसर आ गया, दूसरा बनाए, दूसरा का आंसर आ गया। ऐसा अगर सब बनते गया तो जो बनाने वाला होगा 25 बना देगा। ठीक है, तो सारा कुछ बना के चला जाएगा।
दूसरा इंसान है कि जैसे मान लीजिए एक बनाया नहीं बना, उसे दूसरा बनाया वो भी नहीं बनाया बन पाया, तीसरा भी बना रहा है वो भी नहीं बन पा रहा, तो अल्टीमेटली वो क्या करेगा, 3 4 तक जाते जाते फिर अंत में हार मान लेगा और 25 ट्राई नहीं करेगा। ये होता है ना इंसान का नेचर, होता है या नहीं होता है कि अगर एक दो में प्रॉब्लम हुआ तो उसका फिर मतलब ये मानव का नेचर है कि उसके बाद वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, उसके बाद छोड़ेगा, छोड़ देगा, उसको बनाना ही छोड़ देगा, मतलब अटेम्प्ट ही नहीं करेगा उसके आगे। तो इसलिए ऐसा पढ़ाई का कोशिश कीजिए कि जितना समझ में आए पहले उतना, अगर समझते हुए पढ़िएगा तो हो सकता है आपका इंटरेस्ट भी बना रहे। अगर ज्यादा हाई लेवल में जाइएगा तो होगा ये कि समझ में आना बंद हो जाएगा और आगे का जो चैप्टर है वो और समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपका ऑटोमेटिक क्या होगा, सब्जेक्ट से इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो अभी हर सब्जेक्ट में उतना ही पढ़िए जितना समझ में आए, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है उसको छोड़ दीजिए, अगला चैप्टर पढ़िए। जब वो बेसिक पूरा नॉलेज मिल जाएगा तो जब सेकेंड राउंड पढ़ेंगे, ठीक है, तो उस समय फिर थोड़ा टफ 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 उठाएंगे तो आसानी से समझ में आएगा कि ऐसा आपको इकोनॉमिक्स में करना पड़ेगा। ठीक है, और भी बहुत सारा टर्म है जो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हमको सही नहीं लग रहा अभी समय वो डिस्कस करने का। डिस्कस करेंगे तो कुछ ना कुछ कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है, तो अभी वो सब चीज हम छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे कुछ कुछ है, जैसे FRBM एक्ट है, पढ़ना पड़ेगा, वही तो बोल रहे हैं। अभी आपको क्या समझाएं इतना देर में कि जब आदमी को एक चीज समझ में नहीं आता है, जब अटक जाता है तो आगे आगे का भी इच्छा खत्म हो जाता है पढ़ने का। हाँ, ना हम तो इंसान का नेचर के बारे में बात कर रहे थे, ओवरऑल। मतलब ऐसा नहीं कि सबके साथ ऐसा होता होगा, मतलब कॉमन ही ऐसा होता है। आपको ऐसा नहीं लगता है? वो आपको ऑटोमेटिक, देखिए आप अभी ये कोशिश कीजिए कि हमको, देखिए जनरली क्या होता है बता रहे हैं, आम आम तौर पर जितने लोग तैयारी करते हैं BPSC का, उसमें होता क्या है, एक समय आता है जब इकोनॉमिक्स समझ में आना बंद हो जाता है, उसके बाद वो बच्चा क्या करेगा, इकोनॉमी से दूरी बनाएगा, बाकी सब्जेक्ट पढ़ेगा। इकोनॉमिक्स ऐसा ऐसा 50% स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है, इकोनॉमिक्स को ही लेके होता है और कोई सब्जेक्ट लेके नहीं होता, इकोनॉमिक्स से ही होता है। ठीक है, उसमें 50% स्टूडेंट आपको ऐसा आदमी मिलेगा, आप मार्केट में जब पूछेंगे, मतलब जो भी आपके सीनियर होंगे या किसी से बात करेंगे, तो वो आपको ये भी गाइडेंस जरूर देंगे कि इकोनॉमिक्स थोड़ा टफ है, ऐसा कोई ना कोई जरूर बोलता है। तो जनरली होता ये है कि वो लोग क्या करते हैं कि ये कोशिश करते हैं कैसे भी वहाँ पे कट ऑफ पढ़ पढ़ के करंट अफेयर निकाल के कट ऑफ क्लियर कर लेंगे, उसमें हमको ज्यादा फोकस नहीं करना है। जो मेन मेन चैप्टर वो पढ़ेंगे, मतलब उससे साइड हटने लगते हैं और बाकी सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस देने लगते हैं। और वैसे लोग जो भी आपको सजेशन देते हैं कि ऐसा करने से आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, वो देख लीजिएगा, ऐसा करने से कभी एग्जाम क्लियर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कभी भी आपका कटअप क्लियर गलती से भी अगर हो गया तो मेंस में तो कभी क्लियर नहीं होगा। ठीक है, और प्री में गलती से अगर निकल भी जाइएगा तो मेंस में तो कभी नहीं आगे जा सकते हैं। और जब मेंस का जब पढ़ाई करेंगे, जब मेंस के लिए डिस्कशन करेंगे ना, जब यहाँ हमारे मेंस का जब क्लास आप करेंगे, तो उस दिन अगर आपको ये सब जो आज पढ़ रहे हैं अगर वो सब